हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम सैंड जो कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एम सैंड होता क्या है। जैसे कि इसको अगर फुल फॉर्म में बताया जाए तो ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता है। एम सैंड जिसको कि जो कि शॉर्ट फॉर्म है मैन्युफैक्चर्ड सैंड का, वो एक तरह का आर्टिफिशियल सैंड होता है। आर्टिफिशियल सैंड का मतलब होता है कि इसे मैन या मशीन के थ्रू क्या होता है, इसे प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो चलिए जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एम सैंड शॉर्ट फॉर मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज एन आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग हार्ड स्टोन्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस क्रिएट्स सैंड साइज्ड पार्टिकल दैट आर देन रिफाइंड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन। It is commonly used as a replacement for natural river sand in various construction projects. तो चलिए यहाँ जो हमने मेंशन कर रखा है वो ये बोल रहा है कि एम सैंड जो बेसिकली होता है उसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहते हैं और वो एक तरह से कहा जाए तो वो एक आर्टिफिशियल सैंड है जो मैन और मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हार्ड स्टोन, जो हमारी हार्ड स्टोन है उसको क्वेरिंग करने के बाद उसे क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। क्रश करते ही उसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में वो क्रश हो जाता है और उससे क्या बनता है, हमारा सैंड का जो पार्टिकल्स होता है 4.75 mm से जो डाउन साइज का, उस साइज का वो प्रोड्यूस होता है और उसे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जहाँ भी हमें रिवर सैंड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर उसको हम यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे डिटेल में बताया था कि रिवर सैंड की जगह पे हम लोगों को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि मैन्युफैक्चर सैंड का यूज करना पड़ा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ जो हमने एक आपको फ्लो चार्ट दिखा रखा है वो बेसिकली क्या है, एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है। तो चलिए एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग। आप क्या करते हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, जहाँ भी स्टोन्स हैं, जहाँ भी रॉक है, वहाँ पर क्या किया जाता है, क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग किया जाता है। मतलब आपको क्या करना पड़ता है, डायनामाइट लगाकर इसे ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट करने से क्या होता है कि आपके जो बड़े बड़े रॉक्स के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आप पूरी माउंटेन को तो ला नहीं सकते, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायनामाइट ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। और ब्लास्टिंग करने से क्या होता है, वो पहाड़ जो होता है, जो माउंटेन होता है, वो क्या होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स टूटते हैं और टूटने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करके जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वहाँ तक लेके आते हैं। वहाँ तक लाने के बाद क्या होता है, ग्रिजल, जो सेकेंड स्टेप है। क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप है, ग्रिजल। ग्रिजल बेसिकली क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है। कन्वेयर बेल्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को, रॉक को क्या करते हैं, वहाँ पर रखते हैं और वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या होता है, हमारे प्राइमरी क्रशर में जाके फीड होता है। अभी क्या हुआ कि ग्रिजल के थ्रू होते हुए, कन्वेयर के थ्रू होते हुए वो प्राइमरी क्रशर में गया। प्राइमरी क्रशर क्या करता है, उसको क्रश करता है। क्रश करने के बाद वो क्या करता है, सेकेंडरी क्रशर में उसको भेज देता है। जब सेकेंडरी क्रशर में फिर से वो क्रश होता है, फिर वो कहाँ जाता है, स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग के में जाने के बाद क्या होता है कि जब आपका कोई, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक रॉक जो है वो तकरीबन 1 मीटर का पीस है, 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक पीस है। तो अभी क्या हुआ, जब वो ग्रिजल होके प्राइमरी क्रशर में गया तो वो टुकड़े में बदला होगा और जब वो टुकड़े से प्राइमरी क्रशर से फिर सेकेंडरी क्रशर में गया तो और छोटा टुकड़े में वो चेंज हुआ होगा। तो उसी दौरान क्या हुआ होगा कि उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में जाके वो टूटा होगा। फिर उसको क्या करते हैं, जब स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन में जो हमें कितने mm की पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको 40 mm का रिक्वायरमेंट है तो 40 mm का अगर हम सीव लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी 40 या 40 mm से जो डाउन होगा वो हमारा क्या होगा,
कि स्क्रीनिंग से नीचे आ जाएगा, जो 40 mm से ज़्यादा का होगा वो क्या होगा, उस पर रिटेन हो जाएगा। फिर जो ओवर साइज जो कि रिटेन हो गया है उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी क्रेशर में फीड करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, बैक प्रोसेस जाते हैं, जो कि रिटेन हुआ है स्क्रीनर पे उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेकेंडरी क्रेशर में भेजते हैं। फिर सेकेंडरी क्रेशर क्या करता है, उसको क्रश करता है, क्रश करने के बाद फिर से स्क्रीनिंग करते हैं। अगर फिर से कुछ रिटेन हो रहा है तो फिर से उसको फिर सेकेंडरी क्रेशर में भेजेंगे, और तब तक भेजेंगे जब तक कि स्क्रीनिंग के जो प्रोसेस है उससे क्या हो कि सारा का सारा जो भी हमारा रॉक है वो क्या हो कि स्क्रीन होके नीचे ना चला जाए। अब जो भी स्क्रीन होके मटेरियल, जैसे कि जो भी स्क्रीन होके जो आपका रॉक पार्टिकल्स आया होगा वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है वर्टिकल शाफ्ट में। वर्टिकल शाफ्ट, अभी मैं बाकी के डिटेल जो भी प्रोसेस है, बाकी का जो फंक्शन है मशीन्स का, जो भी एक एक स्टेप का मैं वो डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मैं बेस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या एक्चुअली जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो उसके बाद क्या होता है कि स्क्रीनिंग के बाद जो भी आपका स्क्रीन होके जो मटेरियल टूट के जो निकला है वो कहाँ जाता है, वर्टिकल शाफ्ट में। वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर वहाँ पर क्यों जाता है, उसको क्यूबिकल शेप में बनाने के लिए। क्यूबिकल शेप में मतलब कि जो भी आपका टुकड़ा टूटा होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर साइज में होगा, प्रॉपर साइज होगा नहीं उसका। तो उसको क्या करना है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो यूज होता है, जिस तरह का हमें जो अपना एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साइज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे वर्टिकल शाफ्ट में भेजते हैं। जब आपका वर्टिकल शाफ्ट में चला गया, वहाँ से उसकी शेप क्या होगी, वो कॉम्पैक्ट होगा, क्रश होगा। वहाँ पर जब होगा तो उसके बाद वो क्या होगा, जो मटेरियल वहाँ से आउटपुट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, 20 mm, 10 mm, 6 mm जो भी हमें होगा रिक्वायरमेंट, वो स्क्रीन होके जो भी अलग होगा उसको हम अलग करके निकाल लेंगे। जो भी ओवर साइज बचेगा, जो स्क्रीनिंग में 20 mm या 10 mm या 6 mm या 40 mm जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे अगर जो कोई भी ओवर साइज का बच रहा है तो उसे हम लोग फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में भेजेंगे। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर में, वहाँ से फिर होते हुए फिर से ये वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर में जाएगा, और वो फिर से क्या होगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी जो भी आपका रॉक है, जो भी आपका पार्टिकल है, वो क्या हो कि वो हमें जो भी चाहिए पूरा का पूरा स्क्रीन होकर कुछ भी रिटेन ना रहे। अब देखेंगे कि अभी हमने क्या किया, 20 mm, 10 mm, 6 mm का जो एग्रीगेट है उसको हम लोगों ने अलग कर लिया। अब जब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जब आप क्रश कर रहे हैं, जब आप उसको कंपैक्ट कर रहे हैं, जब आप उसको फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या हुआ होगा कि कुछ जो भी जो 20 mm, 10 mm इसके और 6 mm, इससे 6 mm से भी नीचे का क्या हुआ होगा, कुछ पार्टिकल्स टूटे होंगे। वो क्या होगा, उसको हम लोग वॉशिंग में भेजेंगे। वॉशिंग भेजने के बाद उसमें क्या होगा, जो भी आपका सिल्ट या क्ले जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, वहाँ से वॉश आउट हो जाएगा। और फिर जो भी आपका बाकी बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका मैन्युफैक्चर सेंड हो जाएगा। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा 4.75 mm से जो पासिंग है वो कितना है। वो हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड के यूज के लिए सही रहने वाला है। आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार मैं यहाँ से सारा कुछ इरेज कर देता हूँ, फिर आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे अपना क्रशिंग प्लांट में जो होता है अपना स्टोन क्रश होता है, और उसमें से जो एग्रीगेट या फिर आपका जो मैन्युफैक्चर सैंड बनता है वो कैसे बनता है, वो आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। चलिए अब एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं अगले स्लाइड से। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है जब भी हम स्टोन या रॉक कहीं से लाते हैं, उसको क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम सबसे पहले कहाँ भेजते हैं, प्राइमरी क्रश करने के लिए प्राइमरी क्रशर में भेजते हैं, जो कि बेसिकली होता है जॉ क्रशर। आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो सबसे पहला जो प्राइमरी क्रशिंग होता है उस कौन सा क्रशर होता है, तो वो उसको बोल सकते हैं जॉ क्रशर। जॉ क्रशर में क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग मैंने इसमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसको सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद इसको आपको डिटेल में बताने वाले हैं। द इनिशियल स्टेज ऑफ सैंड मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स क्रशिंग लार्जर स्टोन्स इनटू स्मॉलर वंस।
This is achieved using a jaw crusher. Jaw crusher is a type of compression machine that crushes large stone between a moving piece of steel and a stationary piece of steel. They are used for the primary and sometimes secondary size reduction. अभी यहाँ जो हमने लिख रखा है वो अगर आपने रीड आउट किया होगा तो उससे आपको एक थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं मिला है तो एक बार चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि जब आपका कोई बड़ा पार्टिकल जो होता है रॉक का या स्टोन का, तो उसे क्या किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या होता है कि अपना कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम लोग इसे फीड करते हैं। और फीड करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक ये वाला प्लेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिक्स जॉ प्लेट, ये आपका जो इस साइड वाला प्लेट है वो स्टील का जो बना हुआ है, आयरन का जो बना हुआ है, वो क्या होता है आपका फिक्स्ड होता है, और ये वाला क्या होता है मूवेबल होता है। अब क्या होता है कि ये मूवेबल होता है और जैसे ही इसमें कुछ फीड हुआ, जब भी इसमें रॉक बड़ा साइज का जो भी फीड स्टोन या रॉक फीड हुआ इसमें, तो ये क्या होता है, ये मूव करता है और इसको क्या करता है, प्रेशराइज करता है, फोर्स लगाता है। इससे क्या होता है इसमें, और ये वाला तो फिक्स्ड है आपका, ये तो एक हार्ड सरफेस दे रहा है आपको, और ये वाला क्या होता है मूव होता है। मूव होने से क्या होता है कि ये आपका जो भी रॉक है वो क्या होता है क्रश हो जाता है। और सबसे पहले अब हम लोग यहीं पर क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद क्या होता है कि इसको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्रशर, सेकेंड प्राइमरी जो सेकेंडरी क्रशिंग होता है उसमें भेजते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होता है तो फिर से हम लोग जॉ क्रशर को ही एज ए सेकेंडरी क्रशिंग भी यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जॉ क्रशर को ही सेकेंडरी क्रशर, मतलब कि यहाँ से कम हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, फिर से इसी में फिर से उसी ब्रेक जो मटेरियल है उसको फीड किया और फिर से उसको ब्रेक करने का कोशिश किया। क्रशर इज ए टाइप ऑफ कंप्रेशन मशीन दैट क्रश लार्ज स्टोन इनटू मूविंग पीस ऑफ स्टील। अभी हमने बताया कि ये इस साइड जो है आपका प्लेट वो क्या होता है फिक्स होता है, और इस साइड जो होता है प्लेट आपका वो मूवेबल होता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला प्लेट फिक्स है और ये वाला प्लेट क्या है मूवेबल है। और इसको जब आप फोर्स से जब ये रोटेट होता है या मूव करता है तो इसके बीच में जो भी बड़ा स्टोन होता है आपका वो क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। चलिए अब प्राइमरी क्रशर से होते हुए हमारा जो स्टोन का पार्ट्स होता है जो भी वहाँ से टूटता है, जो भी छोटे छोटे टुकड़े में वो बटता है, तो उसके बाद क्या होता है वो छोटा छोटा टुकड़ा क्या होता है अभी भी वो हमारे यूज के लायक नहीं है, तो अभी भी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या होता है, उसके बाद ये कोन क्रशर में आता है। सबसे पहले किस में आता है, जॉ क्रशर में, और दूसरा जो सेकेंडरी क्रशिंग होता है वो क्या होता है कोन क्रशर। कोन क्रशर में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रखा हूँ, उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आउटपुट्स फ्रॉम द जॉ क्रशर will be sent to another crusher called the cone crusher. It is further reduces the size of stones approximately below 450 mm by breaking them into a smaller piece approximately below 45 mm. A cone crusher produces aggregate that are below 45 mm. They might be 40 mm, 20 mm or 12 mm, which are flaky and elongated. However, during this process, 0 to 5 mm particles are produced from the कौन क्रशर आर कॉल्ड डस्ट। अभी आप यहाँ पर जब आपने रीड किया होगा या जब मैं रीड कर रहा था तो आप यहाँ से एक ओवरव्यू तो आपको मिल गया होगा कि क्या होता है कि जब आपका जो भी आउटपुट होता है जॉ क्रशर का वो क्या होता है कि आपको कोन क्रशर में भेजा जाता है। और कोन क्रशर क्या करता है कि उसको अप टू 45 mm से बिलो, अब आप जो भी अप्रॉक्सीमेटली 450 mm या 450 mm से बिलो जो होता है आपका रॉक साइज, वो क्या होता है जॉ क्रशर से हमें इसमें भेजा जाता है कोन क्रशर में, ठीक है। और कोन क्रशर क्या करता है, उस 450 mm जो है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है बिलो 45 mm में, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ जो 450 mm का जो आपका स्टोन है या रॉक है उसको ब्रेक करके क्या करता है बिलो 45 mm में चेंज करता है। अब अभी क्या है कि अब हमें ये देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर 40 mm की रिक्वायरमेंट है, 20 mm की रिक्वायरमेंट है
और 10 mm की रिक्वायरमेंट है, 6 mm की रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको स्क्रीनिंग करते हैं। और जो भी ओवर साइज्ड पार्टिकल होता है उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसी क्रशर में वापस भेजते हैं। और इसी क्रशर में वापस भेजने से क्या करते हैं, फिर से उसको ब्रेक करते हैं और फिर हमारे जो भी यूज होने के लायक है उसको हम लोग स्क्रीन करके अलग करते हैं। जब हम लोग क्रश कर रहे होते हैं तभी क्या होता है कि आपका 0 to 5 mm का कुछ पार्टिकल्स भी टूटता है, जो कि बेसिकली डस्ट कहलाता है। अब आप जब आप ब्रेक कर रहे होंगे तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि कुछ पार्टिकल 0 to 5 mm का भी क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, टूट के अलग होगा। और जब हम स्क्रीन करेंगे तो वो क्या होगा, अलग होके निकल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डस्ट कहते हैं। अभी देखिए क्या होता है कि आपका जब कोन क्रशर में चला जाता है तो कोन क्रशर में जब वो ब्रेक होता है तो अनइवन साइज का ब्रेक होगा। जैसे अब कभी ट्रायंगुलर हो सकता है, कोई फ्लैकीनेस हो सकता है, कोई राउंडेड हो सकता है, कोई एंगुलर हो सकता है। इन सब साइज में क्या होगा कि आपका सारा स्टोन का पार्ट्स जो होगा, जो कि बिलो 45 mm है, वो टूटेगा। अब अभी क्या है कि हमें ये वाला यूज़ तो करना नहीं है। अगर आपका फ्लैकीनेस ज़्यादा है या आपका राउंडेड ज़्यादा है तो ये सब तो हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ कर नहीं सकते हैं। हमें अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे एंगुलर बनाना पड़ेगा, उसके टेक्सचर को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर में भेजते हैं। जो भी आपका कोन क्रशर से आउटपुट निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर में भेजते हैं। चलिए यहाँ पर पहले जो हमने मेंशन कर रखा है उसको देखते हैं। The products from the cone crusher will be processed to a vertical shaft impact crusher which produces super quality aggregates by reshaping flaky and elongated edge. During this process, the sand particles get generated which might be 0 to 5 mm of size, which will be called as a M sand. Although M sand has quality aggregate, it contains silt which very not suitable for the construction. Despite this, only some suppliers sell it to see sand in the market at lower price, but it is not suitable for the construction due to ultra fine particles. अब अभी जो हमने यहाँ मेंशन किया है अपने स्लाइड में, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है कि जो भी कोन क्रशर का आउटपुट होता है, जो भी वहाँ से 45 mm से बिलो का जो भी पार्टिकल्स टूटता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंट साइज का, अनइवन साइज का होता है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में उस साइज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर हो सकती है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, हमारा स्ट्रेंथ कम हो सकता है। तो उसके फ्लैकीनेस और इलोंगेटेड एज को अपने रिसेप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्टिकल शाफ्ट में भेजते हैं। और वर्टिकल शाफ्ट में ये जाने के बाद क्या होता है, इसको रिसेप करते हैं। और रिसेप करने के ड्यूरिंग जब हम रिसेप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका पार्टिकल्स है, जो भी आपका ग्रेवल्स है, जो भी आपका रॉक का छोटा सा पार्ट है वो टूटता है। और टूटते हैं के दौरान क्या होता है कि 0 to 5 mm जो कि अपनी फाइन एग्रीगेट की क्या होती है, 4.75 mm से अगर पासिंग है तो वो हमारी क्या कहलाती है, फाइन एग्रीगेट कहलाती है। तो जब आपका 0 to 4.75 mm या आप राउंडेड में अगर देखें तो 5 mm के जो भी पार्टिकल्स होता है, जो भी बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। और स्क्रीन करने के बाद उसी पार्टिकल्स, उसी जो भी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम सैंड बोलते हैं। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी फाइन एग्रीगेट का जो जोन होता है, हमें वो जोन की क्राइटेरिया को मैच करना है। और जो भी उस जोन के क्राइटेरिया, जो भी आपका जो मिनिमम साइज है रेंज में, जोन में जो अपना मिनिमम साइज पार्टिकल्स का होना चाहिए फाइन एग्रीगेट का, अगर उससे कोई भी बिलो पार्टिकल्स है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए डस्ट कंसीडर करते हैं। उस डस्ट को क्या करना पड़ता है, स्क्रीन करके हटाना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपका जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको सेलर क्या करते हैं, उसी में मिक्स करके भेज देते हैं, जो कि गलत है और आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को कम करेगा और हमारे वो कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो एक अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है। और हमारे जो आईएस कोड में जो आईएस 1 आपका फाइन एग्रीगेट का जो आईएस कोड है उसमें जो भी जोन दिया गया उसके क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होता है, तो हमें वो यूज नहीं करना चाहिए।
अभी देखिए आपका एक वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर होता है, एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर होता है। तो वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर से क्या होता है कि जब आप उसको रिसेप करते हैं और रिसेप करने के बाद जब उसको स्क्रीन करते हैं तो जो भी आपका ओवर साइज पार्टिकल होता है जो कि 45 mm से ज़्यादा हो या 45 mm से मतलब ऐसा हो जो कि आपके स्क्रीनर में रिटेन कर हो गया हो, तो उसको क्या करते हैं फिर से हम लोग कहाँ भेजते हैं, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर में भेजते हैं। तो यहाँ देखिए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर HSI crusher consists a hammer that are fixed to spinning rotors. Hammers are utilized for breaking these rocks. Normally, HIS crusher used for soft material, gypsum, phosphate, limestone. अभी क्या होता है कि जब आपका वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर से जो कोई आउटपुट निकलता है और वो अगर स्क्रीनर में जाके क्या होता है रिटेन होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं फिर से वर्टिकल में भेजते हैं और उससे क्या करते हैं फिर से डिसइंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, फिर से उसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। लेकिन जहाँ पर जो आपका अगर रॉक का जो पेरेंट रॉक है अगर वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मीन जैसे कि जिप्सम हो गया, फॉस्फेट हो गया या लाइम स्टोन है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अगर वो रिटेन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर में भेजते हैं और वहाँ पर उसे क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद फिर से उसको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद अगर वो हमारे स्क्रीनर से पास हो जाता है, रिटेन नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं अपनी ग्रेडिंग कर कर उसको अलग कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने स्क्रीनर का भी आपको दिखा रखा है। यहाँ देखेंगे कि डिफरेंट लेयर में हमारी स्क्रीनिंग लगी हुई है। तो क्या होता है जैसे आप कोर्स एग्रीगेट का जो स्क्रीनिंग करते हैं, जो ग्रेडिंग करते हैं, उसमें भी आप देखते हैं ना डिफरेंट टाइप का सीव होता है, उसे हम लोग सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या होता है कि वो जो ऊपर में रिटेन होता है कुछ से पासिंग होता है, तो वो डिफरेंट पासिंग होते हुए लास्ट में जो एक पैन होता है, पैन में कुछ डस्ट आ जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं। ये क्या है आपका वाइब्रेटर स्क्रीनर है। ये क्या होता है वाइब्रेट होता है, सारे लेयर क्या होता है वाइब्रेट होता है। उससे क्या होता है कि जो भी उससे डाउन साइज का होगा, जिस साइज का आपका सीव होगा उससे जो भी डाउन साइज का होगा वो क्या होगा पास हो जाएगा और जो भी ओवर साइज होगा वो क्या होगा रिटेन हो जाएगा। तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा, अगर मुझे 40 mm की रिक्वायरमेंट है तो जो भी 40 mm से पासिंग आएगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। बट अगर जो 45 mm का कोई हो गया तो वो क्या होगा ऊपर में रिटेन हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे फिर से भेजेंगे क्रश होने के लिए। तो देखिए क्या है यहाँ पर समझते हैं। स्क्रीन्स आर एसेंशियल टू द फाइनल एग्रीगेट प्रोडक्ट। द राइट स्क्रीन सिलेक्शन विल अलाउ द अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट। A screen separates crushed rock into particle size range. It is also used for separating oversized rock for again crushing. अभी क्या होता है कि स्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप है। आप जब भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको क्वालिटी मेंटेन कैसे होगा कि जब आप प्रॉपर ग्रेडिंग करके उसे आप क्या करेंगे साइट पे भेजेंगे तो क्या होगा उससे क्वालिटी मेंटेन होगा आपके कंस्ट्रक्शन वर्क का। तो स्क्रीनर उसमें क्या करता है काफ़ी हेल्प करता है। अब जब आप क्या होता है कि जब आपने स्क्रीनिंग कर लिया और स्क्रीनिंग करने के बाद जो भी आपका 4.75 mm के सीव से पासिंग है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारी एमसेंड हो जाता है। तो उस एमसेंड को क्या करना पड़ता है हमें वॉश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है वॉश करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमने यहाँ पिक्चर लगा रखा है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि जब आपका क्रशिंग हुआ और क्रशिंग होने के बाद जो भी आपका फाइन पार्टिकल्स बना जो कि 4.75 mm से पासिंग है, वो क्या उसको क्या किया गया यहाँ पर वॉश किया जा रहा है। सैंड वॉशिंग यूनिट इज यूज टू वॉश आउट रिमूव डस्ट फाइन पार्टिकल्स सिल्ट और एनी अदर इम्प्योरिटीज मिक्सड इन प्रोडक्ट वाइल मैन्युफैक्चरिंग टू मेक ए प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो क्या होता है वो डिफरेंट स्टेप में क्या होता है ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक हो रहा होता है तो उसी प्रोसेस में क्या होता है कभी कभार सिल्ट के मिक्स होने का चांसेस होता है, कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग द हैंडलिंग प्रोसेस। तो उसको अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है उसको वॉश करना पड़ता है। वॉश करने के लिए क्या करना पड़ता है जो भी प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं एक वाटर टब में उसको क्या करते हैं भेजा जाता है और फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको क्या किया जाता है कि साफ़ किया जाता है।
ताकि उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। तो ये सारा स्टेप जो था आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमसेंट था। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। तो इसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।